हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं विवेक शर्मा, कन्वीनर ऑफ एलोकेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आज मैं आप सभी का इस इवेंट में स्वागत करता हूं और उन सभी स्टूडेंट्स का दिल से धन्यवाद देता हूं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। मैं अपने ध्वज के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। भारत की एकता, अखंडता, संस्कृति, भाईचारा और सौहार्द बना रहे, मैं इसी की कामना करता हूँ। लेट्स पुट ऑल आवर डिफरेंसेस असाइड एंड वर्क टुगेदर टू मेक दिस कंट्री अ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री। I, C.A. Kapil Gupta, would like to announce that PSA Jaipur had organized a elocution competition on the topic Atmanirbhar Bharat and New Education Policy. For this competition, we had received an overwhelming and enthusiastic response over the nation. I would like to thank each and every participants of this competition, and I would like to thank for their overwhelming response, their inspirational response, and their enthusiastic participation. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका सोनी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज हम बात करने जाएंगे आत्मनिर्भर भारत और उसकी ज़रूरत और मायने। भारतवर्ष एक ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में जहाँ किसी भी प्रकार का लेन देन सोने से निर्मित वस्तुओं से ही किया जाता था। सोने के सिक्के, आभूषण, माणिक, रत्न आदि की यहाँ कोई कमी नहीं थी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत की मिट्टी सोना उगलती थी। जी हाँ, सच में भारत की मिट्टी सोना उगलती थी। भारत जो सदा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ का किसान न केवल फसलें उगाता था, अपितु वह अपनी जमीन को अपने बच्चे की तरह पालता था, जो फलस्वरूप उसे फसल अर्थात सोना प्रदान करती थी। यहाँ पर शासन करने वाले अनेक राजा धन धान्य से परिपूर्ण थे। यहाँ की संपूर्णता को देखते ही अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। जैसे ही अंग्रेजों के आगमन के पश्चात हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया नहीं रहा, बल्कि वह एक गरीब देश में परिवर्तित हो गया, जहां 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी एक सामान्य नागरिक के लिए किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। तत्कालीन समय के राजाओं ने भी लोभ लालच में आकर अपना साम्राज्य अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। वहीं दूसरी ओर किसान जो अपनी जमीन को एक बच्चे की तरह पाला करता था, उसे भी मजबूरीवश उसका सौदा करना पड़ा और इस प्रकार देखते ही देखते हमारा भारतवर्ष सुई से लेकर जहाज तक विदेशी सामानों पर निर्भर हो गया। किंतु आज 21वीं शताब्दी में हमारा भारतवर्ष फिर से उठ खड़ा हुआ है और चंद्रमा तक अपनी पहचान बना चुका है। तो फिर क्यों ना हम आज से फिर से सुई से लेकर जहाज तक अपने देश में ही निर्माण करें। जब भारत हर प्रकार से संपूर्ण है, चाहे तो वह विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना हो या योग सिखाकर विश्व को अपने विश्व गुरु होने का संकेत देना हो, अथवा कोरोना जैसी महामारी के सामने डट कर खड़े रहना हो, भारत हर जगह अपनी सफलता का परचम लहराते आया है और आगे भी लहराएगा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की नींव 12 मई 2020 को अपने मन की बात कार्यक्रम द्वारा समस्त भारतवासियों के सम्मुख रखी, जहां उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। कोरोना महासंकट के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिसमें फिर से एक बार मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक लोकल वस्तुओं के उपयोग के साथ ग्लोबल बनाने के लिए वोकल होने का मंत्र भी दिया है। दोस्तों, स्वदेशी वस्तुओं का अपनाने की पहल तो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने अपने स्वदेशी ब्रांड पतंजलि से कई तरह के उत्पादों का निर्माण किया है। आज भी जूट, कपास, खादी और हैंडीक्राफ्ट जैसी चीज़ों से बनी वस्तुओं के लिए भारत आज भी नंबर 1 पोजीशन पर है और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र भी रहा है। अगर खाने की हम बात करें तो हल्दीराम और बीकानेर जैसे स्वदेशी कंपनियां आज भी हमारे मुंह को तरह तरह के जायकों से भर देती हैं। आइए आप लोगों को अब मैं आत्मनिर्भर भारत की कुछ बेसिक सी ज़रूरतों के बारे में बताना चाहूँगी।
हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर ही प्रकाश डालना ज़रूरी समझूंगी, जैसे कि रोजगार अवसर, क्योंकि भारत हमेशा से गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर मेड इन इंडिया का सपना सच होता है तो हमें तरह तरह के रोजगार मिलेंगे। हर एक भारतवासी के पास उसका खुद का एक रोजगार होगा। कम कीमतों में हमें उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जहां हम आज विदेशी ब्रांड्स के लिए जहां बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, वही चीज़ अगर हम अपने भारत में निर्मित करें तो हमें कम कीमतों पे उच्च क्वालिटी मिलने के पूरे संभावनाएं हैं। विरोधी देश, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान, चीन, ये लोग सीमा पर हमारे सैनिकों को हमेशा हमारे ही धन से उनको मारते आए हैं, उनका लहू बहाते आए हैं। वो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हम लोगों ने ही उनको ये अवसर प्रदान किया है उनके सामान खरीद कर। आत्मविश्वास, भारत का अगर मेड इन इंडिया का सपना सच होता है तो भारत के अंदर एक विश्वास की भावना का संचार होगा, जो कि हर एक भारतवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्व में भारत की एक पहचान बनेगी। लोग भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखेंगे, एक आदर्श के रूप में देखेंगे। यदि इन लाभों का फायदा हमें उठाना है तो सरकारों को भी इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कर में कटौती, मजदूर कानून में संशोधन, स्वदेशी व्यापार नीतियों को मंजूरी आदि। अंत में दोस्तों, अपने आत्मनिर्भर भारत की चर्चा को यहीं विराम देते हुए कहना चाहूँगी, हमें फिर से भारत को वही सोने की चिड़िया बनाना है। और उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि जब भी आज से आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाएं तो उसकी MRP के साथ साथ उसका मेड इन इंडिया का टैग भी जरूर चेक करें। क्योंकि हमें फिर से कर लो दुनिया मुट्ठी में और मेड इन इंडिया के सपने को साकार करना है। धन्यवाद। Hello everyone, myself Kapil. I am the student of EA Final Course. I am from Varpur, Rajasthan. Today I am here to represent my view on new education policy 2020. So let us start. First, I want to thank to the Professional Student Association team of the Institute of Chartered Accountants of India for providing me this opportunity to represent my view on new education policy 2020, whether it is good or bad. As we everybody know that our Modi government is famous for taking the decisions which are beyond our expectations. So again they have repeated this by introducing a new education policy 2020 on Wednesday 29 July afternoon. Prime Minister Modi also said that one subject does not define who you are. So this is a very good step taken by the government of India for making education reform in our country, because this is not just a policy document, it is the reflection of the aspiration of more than 130 crore Indians. This new education policy will be the foundation of 21st century India. I personally thought that this is a very good initiative for our education reform. I will try to explain you some reason why this is a very good policy. Under this new policy, the name of MHRD has been changed with the name of MOE, that is the Ministry of Education. Old 10+2 system has been changed with new 5+3+3+4. Under this new policy, government has also said that the investment in education will be 6% of the GDP. At present, it is around 1.7% of the GDP. So this will increase the quality of education of our country. Interdisciplinary concept has also been introduced under the new education policy, which means now there will be no stream like arts, science and commerce, and every student will be free to select any subject according to his interest. Under this new policy, every student has to learn at least one vocational course. This is also a very good decision of the government of India. This new policy has come because our existing education system has created such a lot of youth who have a lot of degrees, but they are not confident because they are not able to apply their knowledge practically, so they always feel themselves incomplete. This new policy has covered all the aspects. Under this new policy, the report card will also be 360-degree holistic report card, which will cover all the aspects as curriculum as well as extracurriculum activities. Government has also said that they had invited world top 50 universities to open their branches in our country. This will increase the quality of education because now our Indian university will also get a global competitor. Although this is a very good step, but still there are some points on which government should reconsider before implementing this new education policy, because in the era of globalization, when everybody knows that English is a global language, instead of this our Modi government has downgraded the importance of English in this new policy. So a lot of people, including Mr. Shekhar Gupta, editor-in-chief, the print, has also said that
This is in the line with the school of thought of RSS. So I personally thought that government should not downgrade the importance of English. Besides this, the decision related to the education are to be taken bilaterally by the central government and the state government, but under this new policy, our central government has tried to take all the decisions related to the education unilaterally. This may create the dispute of our central government with the state governments in future. I hope that you have understood a lot from this short video. I personally think that this is a very good initiative to make education reform in our country. For further knowledge, you can visit on the website of the MHRD of the Government of India. Thank you. Hi, good morning to all. It's Pankaj Maheshwari, and now today I will tell you about I will discuss mainly about the National Education Policy 2020, which was launched by Modi government in the recent days. So, what is a education policy? Education policy is a policy which is announced by a government to promote the education system in any country. So, the basic funda behind this policy is to transform India, that is contribute to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. So today what I am going to do is I will tell you about the major benefits to the students of this education policy. So let us go. Now I have divided the benefits into two parts, that is for school level and for college level. So for school level, what is going to be changed, let us discuss. So for school level, what was going on in the recent means what was going up till now, it was a 10+2, that is up to 10th class, and 2 years of higher education. It is covered schooling from class 1 to 10th and then class 11th and 12th. Now what is going to happen, it will be 5+3+3+4, that is first 5 years, then 3 years, then 3 years, then 4 years. First 5 years is for the foundational education, that is up to 6 years age group, and now next 3 years will be for preparatory level, then 3 years for the middle level, and then last 4 years will be for the secondary schooling, it is 10th 12th. It is going to benefit a student in many ways. Now second, will be a multi-stream, that is the students are now flexible to choose subjects across streams they want. Earlier it was not there. Third, it is a diluted board, that is board exam will test only the core competence level of students, not all subjects, and it will be offered twice in a year. The next major benefit will be the multilinguality, that is 3 language policy will be continued, and the preference will be given to the local language, that is mother tongue. In India it is Hindi till class 8th. Till class 8th, what will be going, all the subjects means schooling will be done in the local language only. Now last benefit, it will be bagless days. It is a major benefit, that is now students will be freed from bags, major loads of bag that was creating a havoc. School students to have a 10 bagless days in a year, and during which it will lead to an informal kind of internship. So it was a benefit for school level students. Now we will go upon the college level students. What is going to change in the college level? It will be set like college test, that is like a national testing agency will be conducting a common college entrance exam, which will be held twice in a year. Okay, a second major benefit will be 4-year bachelor program, that is now bachelor program is going to happen for 4 years, that is the degree will be given 4 years, and the students are given a benefit of a dropout, that is if they want to take a break after 1 year or 2 years, they can take and complete degree after a break. And also after each year they will be given the certificate of their discipline and their co-curricular activities. Each year they will be given certificate also. And no affiliation, that is the bachelor colleges will be like regarded as a university, that is they will be given autonomy to give degrees affiliated with the universities. So they will be like a deemed university status they will get. Now fee cap is also being
imposed by the government, because what was going, the private institutions were charging a huge amount of fees which the middle level student cannot afford, middle level income group cannot afford. So fee cap is also imposed so that all students are treated equal and all students have a opportunity of higher learning. And last, and the biggest advantage what is going to children, all students going to get, that is top rated global universities to facilitate to come to India, and vice versa, the Indian institutions will also be encouraged to go global. It will lead to a global growth. That is the students who cannot afford to go foreign can also learn foreign institution in India only. Okay, thank you. Informed citizens are the product of the good education. A very good day to all of you. Myself, Vidula Sharda, and I am here to speak on the topic New Education Policy 2020. Cram, cram and cram. Rote learning becomes the norm. Marks the only criteria. Life got jammed between the books and the exam. Yes, it was the education policy followed till now. But recently, Union Cabinet clears the New Education Policy 2020, which brings with it a sweeping reforms in the school and higher education. It comes with astonishing reforms, a headway towards more comprehensive and balanced learning. So now, let's delve into the reforms it brings with it. Number 1, multi-layer education policy. That is, shift from 10+2 structure to a more integrated 5+3+3+4 structure. Now, preschools will also be covered under the ambit of formal education. Students will be provided the vocational training from the very early age of their career. Meaning, students will now be able to flex their muscle in the wide arena of fields and will be able to resonate with their habitat and their interest. It will also help them to make a wise choices in choosing their careers and profession, which was earlier largely driven by parental aspirations, peer pressure, and societal pre-decided norms. Second reform, multi-entry and exit options. Earlier, it was really very difficult for the student to swap their UG, PG or diploma courses once they get themselves enrolled in it, due to the involvement of huge amount of money and time, to say the least. But now, with the new education policy, students can easily change their courses, and also they will get the certificate and credit points up to the level of their completion. So to sum it up, we can say that now we are no more a caged bird. Third reform, connecting to the roots. Earlier, our education system was more influenced by Western culture and more inclined towards producing Western babus. But now, with the new education policy, it brings a major takeaway from colonial ideologies towards imbibing the young minds with traditional and Indian values and ethics. It focuses on binding the children, the young generation, towards their root and to take pride in our art, culture and tradition. Fourth reform, no rigid separation. From now, students can choose from a combination of science, arts, humanities, commerce and many more subjects. That means
engineers will now not only learn as to how to build a dam, but will also focus on its societal and environmental impacts and consequences. So overall, the NEP 2020 brings with it a hope of new India, which will focus in producing the human beings rather than just robots. The NEP 2020 will not only focus on educating minds but will also focus on educating hearts, which is really the need of the hour. Now, the one question which revolves around everybody's mind is whether this NEP 2020 will be implemented in the way it boasts of. So I would like to answer by a quote from Winston Churchill. This is not the end. It is not even the beginning of the end. It is perhaps the end of the beginning. So with this, let's celebrate this new education policy draft and hope for the best. Thank you so much. What if your shining gold medal in the racing field gets equivalent importance to the A+ grades in the academic subjects? What if, besides studying the management principles of Gary Hamel, you get a chance to study human psychology with Erik Erikson? Well, yes, these combinations have become true with the help of New Education Policy 2020. So I warmly welcome the New Education Policy 2020. My name is Gauri and I am a CA article. Today I am here to enlighten the merits of the New Education Policy. As APJ Abdul Kalam rightly proclaimed, the only way to change a nation is connecting religion to spirituality and education to knowledge. Well, this dream of the revolutionists have become true. The New Education Policy 2020 is the globalization of education itself. How? Well, yeah, I explained this. It tries to integrate the Indian education system with the world-class education system also. Beginning with the school education system, it also thrives to include the uncovered part of preschooling education with the NCERT curriculum. At the very tender age of 8 years, when a child is in the 3rd grade, his curriculum is being instilled with the book promotion policy. He gets a chance to study variety of books of his choice either through the e-learning or through the physical books itself. When a child prospers to the stage of class 6, he gets a chance to envision the practical aspects of life, relieving himself from the burden of the rote system of learning. He gets varied opportunities in the form of internships and the vocational training also. Moving ahead, at the turnaround point of a person's life, of the education's life, that is, our board's examination, a very big reform has been endeavored. How? Well, the annual system of examination has been segregated into two semesters, or we can say 2 phases, where the child gets maximum 2 attempts. Moving ahead to the higher education system, it has been very beneficial for the students like us who are pursuing professional courses, whether it's chartered accountancy, whether it's company secretary, whether it's cost accountancy, or whether it's CPA. I tell you how. Well, the 2 most important moves are, first, the credit system, second, the multiple exit system. Going to the multiple exit system, in this we get benefits in as follows. For instance, if a child after completing the first year of his graduation wants to focus completely upon the intermediate level of his professional course, he can exit or he can pause his graduation for a while and can completely focus on his intermediate examinations or any other level. After that, he can continue with his old graduation which he was working with.
Now, what's the benefit else? The second benefit is the credit system. We have shifted from the old education policy of 1986, which was completely marks oriented, to the new education policy 2020, which is completely credit oriented. This is a very welcome move. Besides, the most stellar part of the new education policy is that our respectful Narendra Modi ji has also emphasized upon the health needs of the society, especially the rural poor. Besides the welcoming move of midday scheme program, the breakfast system has also been introduced. As is said, a healthy mind is also carrying the healthy thoughts. So I end up my speech with the words of APJ Abdul Kalam. Excellence is not an accident. I repeat, excellence is not an accident. Besides, it is a continuous process which needs a systematic education policy of a nation. And our new education policy 2020 is very holistic, very far-sighted, and I am hopeful that it will be a very important serving part of the developing nation of India. Thanks and happy Independence Day. New Education Policy 2020, good or bad? What is education? When talking about education, people often confuse it with schooling, but education is something more. Education provides shared views of the past and shared visions of future. And this vision was provided by our Vedic education system. Until the coming of Islamic invaders, we invented number system. Shankaracharya applied calculus centuries before Newton. We gave the world Arthashastra, a massive knowledge bank on economics. But it is very unfortunate that 60% educated population of this great civilization is unemployable today. Even the toppers from IITs and IIMs are committing suicide. Why? Because they are failing in their lives? No, students are not failing. Our education system is failing. Why? There is a massive contrast between what we had before and what we are having today. One of the biggest reasons is the school system which we have today is more than 170 years old and it is colonial. These were the reasons behind the need and formation of New Education Policy 2020 by the committee chaired by Dr. K. Kasturi Ranjan. One of the biggest problem was obsession with English language of our educational institutions. But now it is clearly mentioned in the new education policy that it is important to include and respect local languages in the textbooks, at least for primary education. Another change is 10+2 system has been converted to 5+3+3+4 system, which includes a foundational stage, a preparatory stage, a middle stage, and secondary stage, so that kids can have more options to choose from each of these stages. New education policy focuses on application of learning rather than rote learning. It encourages creative learning, creative thinking, and emphasizes on analytical analysis. It is also replacing the old report card system which was made only by the teachers, as it gives chance to students to self-analyze themselves. Albert Einstein once said, "Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." And to solve this problem, it is important to bridge the gap between curricular, co-curricular, and extracurricular subjects. A new liberal arts science education system has been introduced so that a fish is no longer forced to climb a tree. The problem, as far as India is concerned, is truth and reconciliation have never been parts of our history textbooks.
due to which the clouds of fake narratives were building strongly on dignity of India. From the 5th standard, a child is being told that he is a part of a defeated nation, and to rebuild the pride and self-esteem with the Indian history, now the glorious history and specialities of that particular region will also be a part of the textbooks. The entry of top 100 colleges into India will not only give competitions to the Indian colleges but will also give global exposures to the students and can turn India into a global study destination. This new policy also focuses on research and development and aspirational goals of 21st century. From now on, graduation will be of 4 years with multiple entries and exit options. On the completion of first year, the student will be given a certificate. In second year, a diploma. In third year, a degree. And in fourth year, after the completion of research, he will get a bachelor's degree with research, which will enable him to get PhD, and MPhil is out of the picture now. It is important that from pre-primary to scientific research, from general to professional education, all to be looked together. And to translate this vision, 18 regulatory bodies will be working under the National Education Commission. It is true that a teacher can reach to the heart of the students. All the teachers will be given special trainings. Counselors will be appointed in educational institutions. The gap between the government and private institutions will be reduced. And most importantly, 6% of the GDP will be invested in the education sector for the holistic development of the students by the Ministry of Education. So, from all the available information, it can be concluded that the new Education Policy 2020 is good as it envisions an India-centric approach. Thank you. Jai Hind. Don't depend too much on anyone in this world. Even a shadow leaves you when you are in darkness. Hello everyone, my name is Supriya Kumari and today we are talking on self-reliance, Atmanirbharta. Firstly, what do you mean by self-reliance? Self-reliance means reliance on one's own powers and thoughts rather than those of others. In 1841, Ralph Waldo Emerson wrote an essay on self-reliance. It was all about pursuing your own thoughts and intuitions rather than adhering to public norms. Self-reliance can be as simple as tying your own shoes and can be as complicated as following your inner voice rather than conforming to the paths set by society or religion. Self-reliance can also be seen as getting things done for yourself without relying on others, by paying your bills and by taking care of yourself properly. And with the intention of making people of India self-reliant, our Prime Minister Mr. Narendra Modi addressed to the nation on coronavirus on 12th of May. And self-reliance was mentioned at least 17 times during the 33 minutes address to the nation. He induced citizens to turn this crisis into an opportunity to grow local manufacturing capabilities. He said, "The state of the world today in itself a lesson for the country to become self-reliant." Modi said, "Local is not only our need, but it is also our responsibility." And for this, Prime Minister presented a new package that would address the needs of business as well as workers and would furthermore enable India to become more self-reliant. And this new program, Atmanirbhar Bharat #Self-Reliance India scheme, would according to him cover 5 pillars. First, economy. Second, infrastructure. Third, technology-driven system. Fourth, vibrant demography. And fifth, demand. And would involve land, labor, liquidity and laws. He gave the example that India's production of PPE earlier in pandemic was limited, but now daily more than 2 lakh PPE kits and N95 masks is being produced. Coronavirus and understandable lockdown that the Indian government has implemented have severely hurt the economy as lockdown have done all over the world. Without further details, right now this philosophy is too hard to assess. With unemployment hovering around 23% and banks and rating firms revising their forecast for the Indian economy at recession level figures, the details of what the new self-reliance scheme will entail are eagerly awaited.
A nation's strength is ultimately in what it can do on its own and not from what it can borrow from others. And with the help of each and every Indian citizen, we can and we will make this dream possible one day, which will come really very soon. Thank you for listening me out. Have a nice day. Hello everyone, this is Saurabh Jagid and I'm a CA Final student. First of all, I would like to thank PSA Group for giving me this opportunity and Vicky Gupta Bhaiya for making me aware about this program. As we know that our topic is आत्मनिर्भर भारत, जरूरत और मायने. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने हमें एक संकल्प दिया या मैं कहूँ एक मिशन हमें दिया गया है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए. देखिए, आत्मनिर्भर भारत के अंदर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर हमें प्रमोट करना है कंजम्पशन ऑफ सेल्फ मेड गुड्स और सर्विसेज को हमें प्रमोट करना है. यानी हमारा जो लक्ष्य है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर है कि हर तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके. मैं ये कहूँगा कि इस मिशन को एक्चुअल में सक्सेस होने के लिए इसे एक मिशन ना कह करके इसे हमें एक विजन देना चाहिए. जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय बाज़ारों में अमेरिकन और चाइनीज़ कंपनी का एक बहुत बड़ा दबदबा है. अगर उसे हमें हटाना है तो हमें एक ड्रामेटिक चेंज इंडियन मार्केट्स में लाना होगा. उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक ड्रामेटिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखनी होगी. लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको मिशन ना कह करके हम एक विज़न कहें. विज़न इसलिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको 10 से 15 साल आराम से लग जाएंगे हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर. लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक ये है कि भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर सरकारें बार बार चेंज होती गई तो सरकारों द्वारा लाए गए मिशन जो है वो एक मिशन रह जाएंगे, ना कि एक विज़न. जो हमें ज़रूरत है कि आत्मनिर्भर भारत को हम एक विज़न बनाएं. जो टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें कही जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी एक ही टॉपिक पर ज़्यादा फोकस रहूँगा. जैसे कि हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है भारत का, उसमें ग्रोथ या डेवलपमेंट लाने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है. लेकिन मैं मेनली 3 चीज़ों में इसको डिवाइड करता हूँ. पहला आपके रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे है टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स इनपुट टू आउटपुट. एंड द लास्ट वन इज़ मैन पावर. जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो भारत एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड रीजन वाला एरिया है जहाँ पर सभी तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन होना पॉसिबल है. लेकिन ज़रूरत है तो हमें टेक्नोलॉजी की. तो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी भी जैसा कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो सभी को टेक्नोलॉजी भी ईजिली अवेलेबल है. तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बेस पर भारत बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन जो लास्ट जो फैक्टर है वही हमारा सबसे कमज़ोर फैक्टर जो मुझे लगता है वो है हमारा मैन पावर. मैं इससे पहले कुछ कहूँ, मैं एक डेटा देना चाहता हूँ कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक UK, US, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो एवरेज एज है वो 35 के ऊपर है. लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पर जो एवरेज एज है वो है 27 ईयर्स. इसका मतलब हमारा देश यंग है. इतना यंग देश होने के बावजूद भी भारत के अंदर जो है हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है. इसके कारण ये है कि हमारे पास स्किल बेस्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है. यंग देश होने के बावजूद हम ये कहते हैं कि स्किल बेस्ड लेबर जो है हमारे पास कम है. इसका कारण जो है वो यही है कि मैं कुछ डेटा आपके सामने आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 93% ऑफ MBA जो है MBA ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं. उसी तरह से जो 80% ऑफ इंजीनियर्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल है. हम सभी जानते हैं कि इसकी जो वजह है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी वो चीज़ें वो एक रिवॉल्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है. हालांकि कुछ समय पहले ही भारत में नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की गई है, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे कुछ समय बाद अपना प्रभाव दिखाएगी. लेकिन जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या भारत में है उसको दूर करने के लिए भारत सरकार को निश्चित रूप से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे. लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भारत सरकार ने वो कदम उठाए भी हैं. जैसे कि हम बात करें कि स्किल इंडिया जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च किया. लेकिन फिर भी ये समस्या मुझे लगता है बनी रहेगी, क्योंकि इसका जो ग्राउंड लेवल है उस पर अभी भी एक्चुअल में इसका फ़र्क हम नहीं देख सकते. क्योंकि मैंने देखा है कि स्किल इंडिया के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है. तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो हैं जो खुद एक स्टूडेंट्स हैं, वो खुद उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो एक्चुअल में उन्हें खुद को भी नहीं आता. मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छे टीचर्स रखने होंगे. ये ग्राउंड लेवल पर जाके चेक करना होगा कि किस तरह से इस जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है उसको एक्चुअल में अप्लाई किया जा रहा है या उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है.
बच्चों को अभी भी फोकस ये करा जा रहा है कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम पास करना है, जबकि भारत में जो सभी तरह से की बात नहीं कर रहा है स्किल इंडिया की, स्किल इंडिया के अलावा सभी एजुकेशन सिस्टम्स यानी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन सभी के अंदर केस स्टडी बेस्ड अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में रियल लाइफ में जब आप पैसा कमाना शुरू करोगे तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉलेज कैंपस जो भी होते हैं या इंस्टीट्यूट के जो भी कैंपस होते हैं उसमें अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट की रेट है वो उतनी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे ग्रेजुएट से या फिर इंजीनियर, सीए और एमबीए से, क्योंकि कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस दोनों ही एक अलग तरह के संसार बन चुके हैं। कॉर्पोरेट कैंपस को ऐसे लोग चाहिए जो एक इंसान 5 लोगों के बराबर काम कर सके, लेकिन कॉलेज कैंपस ऐसे बंदों को भी तैयार नहीं कर पा रहा है जो 5 जने मिलकर एक जने का काम कर सके। तो जैसे ही MNCs ने और बड़ी बड़ी कंपनियों ने MBA को अपना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया तो MBA के बड़े बड़े कॉलेजेस खुल गए। इस वजह से जो MBA के जो भी स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन लेकर के जो अपनी पढ़ाई करते हैं उनकी नौकरी भी लग जाती है, लेकिन वो इस लायक भी नहीं हो पा रहे हैं कि वो उस लोन का इंटरेस्ट भी पे कर पाए, क्योंकि आप देखें तो एजुकेशन लोन का NPA अराउंड 150% हो चुका है। देखिए सभी बातों का निचोड़ यही है कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हमें अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है या बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एरिया है जहाँ पर हमें फोकस करना हुआ है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट ला कर देती है और किसी देश में जितना ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा वो देश की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, उसमें एक रिवॉल्यूशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ला रही है, जो भी स्कीम्स ला रही है लाइक स्किल इंडिया, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर उनका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हो सके और जो लोग हैं वो एक्चुअल में जान सके कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो जॉब क्रिएटर बन सके, एंटरप्रेन्योर्स बन सके। क्योंकि देखिए जॉब सीकर्स के साथ साथ भारत में जॉब क्रिएटर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भारत के अंदर जॉब क्रिएटर्स नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सी कंपनीज हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि उनको वो एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें एक्चुअल में अपना मीन्स टारगेट ओरिएंटेड एम्प्लॉयज़ जो है उनको एक्चुअल में नहीं मिल पा रहा है भारत के अंदर। तो भारत में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया जाए और अपने स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाए, उसको एक्चुअल में ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, तब जाके हम इसके एक्चुअल में रिजल्ट देख सकेंगे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को ग्रो करने के बाद जो है भारत की डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो बहुत हद तक कम होगी। साथ में अगर भारत इस स्थिति में आता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, तो उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो है वो भी अच्छा होगा और हमारी जो रुपए की करेंसी है वो भी डॉलर के मुकाबले थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन सभी चीज़ों को मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम आई मस्ट से कि ये रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि 10 से 15 साल तो कम से कम हमें लगेगा आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। इसलिए एक स्थिर सरकार की बहुत आवश्यकता है भारत के अंदर। तो हालांकि मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो सभी को एक साथ मिलकर कदम उठाने पड़ेंगे और ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना, सही से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम एक्चुअल में इसको अचीव कर पाएंगे और एक्चुअल में इसके जो चेंजेस हैं उनको फील कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज माय व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक, आत्मनिर्भर भारत, ज़रूरत और मायने। थैंक यू एवरीवन। आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता क्या है? आज आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी और पर निर्भर हो जाते हो तो आप अपनी क्षमताएं खोने लगते हो। Hello everyone, my name is Monica Seni. I am a CA final student. Today I talk about आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब मेड इन इंडिया गुड्स का ही होना और इंपोर्ट को बैन करना, एक्सपोर्ट को बहुत अधिक बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है वी प्रोड्यूस व्हाट वी नीड टू कंज्यूम। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकेज अनाउंस किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन, जो 20 लाख करोड़ का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज था और अपने जीडीपी का 10% है। दिस विजन based on wide and deep consultation with several sections of the society. ये सभी अमीर और गरीब को मद्देनजर रखते हुए था and it was discussed with the ministry and PMO as well. आज इंडिया के पास टैलेंट है, बेस्ट प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, बेस्ट प्रोडक्शन की क्षमता है, बस इंडिया को अपनी
अपनी सप्लाई चेन को और अधिक मजबूत बनाना है। अभी पीएम मोदी का एक नारा भी है, बी वोकल फॉर द लोकल। इट मीन्स बाई लोकल प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स। ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी कभी लोकल प्रोडक्ट्स ही हुआ करते थे, बट वी सपोर्ट देम एंड दे बिकम ग्लोबल। यह भारत ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे इस कोविड-19 के पैंडेमिक में मास्क और पीपीई किट्स का बनाना, वेंटिलेटर्स का निर्माण करना, यह भारत के लिए बहुत ही रैपिड ग्रोथ है। जो भारत में पहले ना के बराबर बनते थे, अब भारत में इतनी मात्रा में बनने लग गए हैं। यह एक बहुत अच्छी ग्रोथ है भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 पिलर्स पे फोकस करना चाहिए। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पर हमारी 70% आबादी लगी हुई है और इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का नेट एक्सपोर्टर भी है। इस पर ध्यान देकर और इसे और अधिक कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर की और भी अलाइड एक्टिविटीज लाइक डेयरी, एनिमल हस्बेंड्रीज, बी कीपिंग, हर्बल कल्टीवेशन एंड फिशरीज पर भी ध्यान देना चाहिए। और इन्हें 20 लाख करोड़ के पैकेज में भी इनका वेलकम किया गया है। और एग्रीकल्चर बिजनेस बैंक का सेटअप करके भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। कल ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया है, जिससे इंडियन डिफेंस और अधिक स्ट्रांग बनेगा और हमारे एम्प्लॉयमेंट में और अधिक बढ़ावा होगा। ऐसे ही खुद का संबल बनकर, आत्मनिर्भर स्वयं ही बनकर भारत को नवनिर्मित बनाना है, भारत को विकसित करना है। थैंक यू। मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। A very happy Independence Day to all. I hope you enjoy this program. My name is Abhinasha Mutkal and it's my privilege of presenting vote of thanks on behalf of Professional Student Association. So first I want to express my hearty gratitude to our coordinator of elocution, C.A. Kapil Gupta, our coordinator of poem competition, C.A. Shubham Agarwal, who have spread their precious time for us. I would like to thank all the hardworking conveners, Mr. Raghav Acharya, Mr. Sunil Yadav, Mr. Vivek Sharma and Mr. Aryan Garg for their efforts for making this program successful. I also want to thank all the wonderful viewers, participants, our beloved founder of PSE, Mr. Bhagyan Gupta and entire team of Professional Student Association for such a splendid program. Thank you so much.